सालार हमेशा की तरह उस दिन डॉक्टर साहब के पास आया हुआ था। डॉक्टर साहब ने अभी अपना लेक्चर शुरू नहीं किया था जब उनके पास बैठे एक अधेड़ उम्र आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, आदमी को पीरे कामिल मिल जाए तो इसकी तकदीर बदल जाती है। सालार ने गर्दन मोड़कर उस शख्स को देखा। वो वहाँ पिछले चंद दिन से आ रहा था। उसकी नस्लें संवर जाती। मैं जब से आपके पास आने लगा मुझे लगता है मैं हिदायत पा गया हूँ। मेरे उल्टे काम सीधे होने लगे। मेरा दिल कहता है मुझे पीरे कामिल मिल गया है। मैं आपके हाथों पर बैत करना चाहता हूँ। वो बड़ी अकीदतमंदी से डॉक्टर साहब का हाथ पकड़े हुए कहने लगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। डॉक्टर साहब ने नरमी से उस शख्स के हाथ पर थपकी देते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। तकी साहब, मैंने जिंदगी में आज तक किसी से बैत नहीं ली। आपके मुंह से पीरे कामिल जिक्र का सुना। पीरे कामिल कौन होता है? पीरे कामिल किसको कहते हैं? वो क्या करता है? उसकी ज़रूरत क्यों होती है? वो बड़ी संजीदगी से उस शख्स से पूछ रहे थे। आप पीरे कामिल? उस शख्स ने कहा। नहीं, मैं पीरे कामिल नहीं हूँ, डॉक्टर सब्त-अली ने कहा। आपसे मुझे हिदायत मिलती। उस शख्स ने इसरार किया। हिदायत तो उस्ताद भी देता है, माँ बाप भी देते हैं, लीडर्स भी देते हैं, दोस्त अहबाब भी देते हैं। क्या वो पीरे कामिल हो जाते हैं? आप गुनाह नहीं करते हो। आदमी गड़बड़ा गया। हाँ, दानिस्ता तौर पर नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि गुनाह से मुझे खौफ आता है। यहाँ पर बैठे बहुत से लोग दानिस्ता तौर पर गुनाह नहीं करते होंगे क्योंकि मेरी तरह उन्हें भी गुनाह से खौफ आता होगा, मगर नादानस्तगी में मुझसे क्या सरजद हो जाता है उसे मैं नहीं जानता। हो सकता है नादानस्तगी में मुझसे भी गुनाह सरजद हो जाते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दुआ कबूल होती है। वो आदमी अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं था। दुआ तो माँ बाप की भी कबूल होती है, मजबूर और मजलूम की भी कबूल होती है, और भी बहुत से लोगों की कबूल होती है, लेकिन आपकी हर दुआ कबूल हो जाती है। उसने इसरार किया। डॉक्टर सब्त-अली साहब ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, हर दुआ तो कबूल नहीं होती। मैं कई सालों से हर रोज़ मुसलमानों की रिशात सानिया की दुआ करता हूँ, अभी तक तो कबूल नहीं हुई। हर रोज़ मेरी की जाने वाले कई दुआएं कबूल नहीं भी होती, लेकिन आपके पास जो शख्स दुआ करवाने के लिए आता है उसके लिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है। डॉक्टर साहब की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। आपके लिए की जाने वाली दुआ कबूल हो गई होगी। यहाँ बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए मेरी दुआ कबूल नहीं होती या नहीं हुई। वो अब कुछ बोल नहीं सका। आप में से अगर कोई बता सके कि पीरे कामिल कौन होता है? वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक ने कहा, पीरे कामिल नेक शख्स होता है, इबादत गुजार शख्स, बादशाह आदमी। डॉक्टर सब्त-अली ने सर हिलाया। बहुत से लोग नेक होते, इबादत गुजार होते, बादशाह होते। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या वो सब पीरे कामिल होते हैं? नहीं, पीरे कामिल वो आदमी होता है जो दिखावे के लिए इबादत नहीं करता, दिल से इबादत करता है, सिर्फ अल्लाह के लिए। उसकी नेकी और पासाई ढोंग नहीं होती। एक और शख्स ने अपनी राय दी। अपने हल्के अहबाब में आप में से हर एक किसी न किसी ऐसे शख्स को ज़रूर जानता होगा जिसकी इबादत के बारे में उससे ये शबा नहीं होता कि वो ढोंग है, जिसकी नेकी और पासाई का भी आपको यकीन होता है। तो क्या वो शख्स पीरे कामिल है? कुछ देर खामोशी। फिर एक और शख्स ने कहा, पीरे कामिल एक ऐसा शख्स होता है जिसके अल्फाज में तासीर होती है कि वो इंसान का दिल बदल देते हैं। तासीर भी बहुत से लोगों के अल्फाज में होती है, कुछ के मुंह से निकलने वाले अल्फाज में, कुछ के कलम से निकलने वाले अल्फाज में। तासीर तो स्टेज पर खड़े एक कंपेयर और अखबार का कॉलम लिखने वाले एक जर्नलिस्ट के अल्फाज में भी होते। तो क्या वो पीरे कामिल होते हैं? एक और शख्स बोला, पीरे कामिल वो होता है जिसे इल्हाम और वजदान हो, जो मुस्तकबिल को बोझ सके। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ख्वाब देखते हैं जिनमें मुस्तकबिल में दरपेश आने वाले हालात से हमें आगाही हो जाती है। कुछ लोग इस्तिखारा भी करते हैं और चीज़ों के बारे में किसी हद तक जान जाते हैं। कुछ लोगों की छठी बहुत तेज़ होती है और ख़तरों को भांप जाते हैं। पीरे कामिल कौन होता है? डॉक्टर साहब कुछ देर खामोश रहे। उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया। पीरे कामिल कौन हो सकता है? सालार उलझन आमेज़ अंदाज में डॉक्टर सब्त-अली के चेहरे को देखने लगा। क्या डॉक्टर सब्त-अली के अलावा कोई और पीरे कामिल हो सकता था? और अगर वो नहीं थे तो फिर कौन था और कौन हो सकता है? वहाँ बैठे हुए लोगों के दिल और दिमाग में एक ही गूंज थी,
डॉक्टर सबतल एक एक का चेहरा देख रहे थे, फिर उनके चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मदोम हो गई। पीरे कामिल में कामिलियत होती है। कामिलियत उन तमाम चीज़ों का मजमू होती है जो आप कह रहे थे। पीरे कामिल वो शख्स होता है जो दिल से अल्लाह की इबादत करता है, नेक और पासा होता है, उसकी हर दुआ कबूल होती है उस हद तक जिस हद तक अल्लाह चाहते हैं। उसके अल्फाज में तासीर भी होती है, वो लोगों को हिदायत भी देता है, मगर उसे इल्हाम नहीं होता, उसे वजदान होता है, वही उतरती है उस पर, और वही किसी आम इंसान पर नहीं उतरती, सिर्फ पैगंबर पर उतरती है। 1,24,000 पैगंबरों में से हर पैगंबर कामिल था, मगर पीरे कामिल वो है जिस पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाता है। हर इंसान को ज़िंदगी में कभी न कभी किसी पीरे कामिल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। कभी न कभी इंसानी ज़िंदगी इस मोड़ पर आकर ज़रूर खड़ी हो जाती है जब ये लगता है कि हमारे लबों और दिलों से निकलने वाली दुआएं बेअसर हो गई हैं। हमारे सजदे और हमारे फैले हुए हाथ रहमतों और नियामतों को अपनी तरफ मोड़ नहीं पा रहे। यूँ लगता है जैसे कोई ताल्लुक़ था जो टूट गया है। फिर आदमी का दिल चाहता है वो उसके लिए कोई और हाथ उठाए, किसी और के लब उसकी दुआ अल्लाह तक पहुँचाए, कोई और अल्लाह के सामने उसके लिए गिड़गिड़ाए, कोई ऐसा शख्स जिसकी दुआएं कबूल होती हों, जिसके लबों से निकलने वाली इल्तिजाएं उसके अपने लफ्ज़ों की तरह वापस न मोड़ दी जाती हों। फिर इंसान पीरे कामिल की तलाश शुरू करता है, भागता फिरता है दुनिया में किसी ऐसे शख्स के लिए जो कामिलियत की किसी न किसी सीढ़ी पर खड़ा हो। पीरे कामिल की तलाश इंसानी ज़िंदगी के इर्तिका से अब तक जारी है। ये तलाश वो ख्वाहिश है जो अल्लाह खुद इंसान के दिल में पैदा करता है। इंसान के दिल में ख्वाहिश एक तलाश न उतार दी जाती तो पैगंबरों पर कभी यकीन न लाता, कभी उनकी पैरवी और इताअत करने की कोशिश न करता। पीरे कामिल की तलाश इंसान को हर ज़माने में उतारे जाने वाले पैगंबरों की तरफ ले जाती रही। फिर पैगंबरों की मबूसियत का इस सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़त्म कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और पीरे कामिल की गुंजाइश नहीं रखी गई। कौन है जिसे अब आइंदा आने वाले ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मुकाम दिया जाए? कौन है जिसे आज या आइंदा आने वाले ज़माने में किसी शख्स के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कामिलियत दी जाए? कौन है जो आज या आइंदा आने वाले ज़माने में किसी शख्स के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर शिफाअत का दावा कर सके? जामिद और मुस्तकिल खामोशी की सूरत में आने वाला नफ़ी में जवाब हमसे सिर्फ एक सवाल करता है, पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हम दुनिया में से और किसी वजूद को खोजे निकल खड़े रहें। पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैत शुदा होते हुए हमें दूसरे किसी शख्स की बैत की ज़रूरत रह गई है? पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की बजाय हमें दूसरा कौन सा रास्ता अपनी तरफ खींच रहा है? क्या मुसलमानों की एक अल्लाह, एक कुरान, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत काफ़ी नहीं? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी किताब के अलावा कौन सा शख्स, कौन सा कलाम है जो हमें दुनिया और आखिरत की तकलीफ़ों से बचा सकेगा, जो हमारी दुआओं को कबूलियत बख्शे, जो हम पर नियामतें और रहमतें नाज़िल कर सके? कोई पीरे कामिल का फ़िरका बता सकता है? नहीं बता सकता। डॉक्टर सब्त अली कह रहे थे। वो सिर्फ मुसलमान थे, वो मुसलमान जो यकीन रखते थे कि अगर वो सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे तो जन्नत में जाएंगे, उस रास्ते से हटेंगे तो अल्लाह के अज़ाब का निशाना बनेंगे। और सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो अल्लाह अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान पाक में बताता है, साफ दो टोक और वाज़ी अल्फाज में। वो काम करे जिसका हुक्म अल्लाह और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए देता है, और उस काम से रुक जाए जिससे मना किया जाता है। अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान किस बात में कोई अबहम नहीं रखते। कुरान को खोलिए, अगर इसमें कहीं दो टोक और गैर मुबहम अल्फाज में किसी दूसरे पीरे कामिल या पैगंबर का जिक्र मिले तो उसकी तलाश करते रहिए, और अगर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता तो फिर सिर्फ खौफ खाइए कि आप अपने पैरों को किसी दलदल में ले जा रहे हैं, अपनी 50-60 साल ज़िंदगी को किसी तरह अपनी अबदी ज़िंदगी की तबाही के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह खसारे का सौदा कर रहे हैं। हिदायत की तलाश है, कुरान खोलिए। क्या है जो आपको नहीं बता देता? वो आपको मासूम, अनजान और बेखबर नहीं रहने देता। आपका असल आपके मुंह पर दे मारता है। क्या अल्लाह इंसान को नहीं जानता होगा? उस मखलूक को जो इसकी अरबों खरबों तख्लीकियात में से एक है।
दुआ कबूल नहीं होती तो आसरे और वसीले तलाश करने की बजाय सिर्फ हाथ उठा लीजिए, अल्लाह से खुद मांगे। दे दे तो शुक्र करें, ना दे तो सब्र, मगर हाथ आप खुद ही उठाएं। ज़िंदगी का करीना और सलीका नहीं आ रहा तो असवे हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाएं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। एहतराम हर एक का करें, हर वली का, हर मोमिन का, हर बुजुर्ग का, हर शहीद का, हर सालिहा का, हर पारसा का, मगर अपनी ज़िंदगी में हिदायत और रहनुमाई सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले, क्योंकि उन्होंने आप तक अपने ज़ाती अहकामात नहीं पहुँचाए। जो कुछ तब बताया वो अल्लाह का नाजिल करता है। डॉक्टर सब्त अली कौन है, क्या है, कौन जानता है उसे? आपके अलावा चंद सौ लोग, चंद हज़ार लोग, मगर जिस पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ उन्हें तो एक अरब के करीब लोग अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। मैं तो वही कुछ कहता दोहराता फिरता हूँ जो 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं। क्या नई बात कही मैंने? डॉक्टर सब्त अली खामोश हो गए। कमरे में मौजूद हर शख्स पहले ही खामोश था। उन्होंने वहाँ बैठे हर शख्स को जैसे आईना दिखा दिया था और आईने में नजर आने वाला अक्स किसी को हौला रहा था, किसी को लर्जा रहा था। वहाँ से बाहर आकर सालार बहुत देर तक अपनी गाड़ी की सीट पर चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों पर बंदी आखिरी पट्टी भी आज खोल दी गई थी। कई साल पहले जब इमामा हाशिम सोचे समझे बगैर घर से निकल पड़ी थी तो उस लगन को समझ नहीं पाया था। उसके नज़दीक वो हिमाकत थी। बाद में उसने अपने ख्यालात में तरमीम कर ली थी। उसे यकीन आ गया था कि कोई भी वाकई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार हो सकता है, सब कुछ छोड़ दे। उसने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया तो उसे पता चला साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उस तरह की कुर्बानियाँ दिया करते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक इन गिनत लोग थे जो हर ज़माने में थे। और सालार सिकंदर ने इकरार कर लिया था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतनी ताकत थी कि वो किसी को भी छोड़ने पर मजबूर कर देती। उसने कभी उस मोहब्बत का तजज़िया करने की कोशिश नहीं की थी। वो आज वहाँ बैठा पहली बार ये काम कर रहा था। ये सिर्फ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं थी जिसने इमामा हाशिम को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उस सिरात मुस्तकीम को देखकर उस तरफ चली गई थी, उस सिरात मुस्तकीम की तरफ जिसे वो किसी ज़माने में अंधों की तरह ढूंढता फिरता था। वो साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसी सिरात मुस्तकीम की तरफ जाते थे। इमामा हाशिम ने कई साल पहले पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया था और बेखौफी उसे हिदायत और रहनुमाई की अता करदा थी जो उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मिली थी। वो आज तक पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद शनाख्त नहीं कर पाया था और इमाम हाशिम ने हर काम खुद किया था, शनाख्त से इताअत तक। उसको सालार सिकंदर की तरह दूसरों की कंधों की ज़रूरत नहीं पड़ी। सालार सिकंदर ने पिछले 8 सालों में इमाम हाशिम के लिए हर जज्बा महसूस किया था, हिकारत, तस्हीक, पछतावा, नफ़रत, मोहब्बत, सब कुछ। मगर आज वहाँ बैठे पहली बार उसे इमाम हाशिम से हसद हो रहा था। थी क्या वो? एक औरत, ज़रा सी औरत, आसमान की हूर नहीं थी। सालार सिकंदर जैसे आदमी के सामने क्या औकात थी उसकी? क्या मेरे जैसा IQ था उसका? क्या मेरे जैसी कामयाबियाँ थी उसकी? क्या मेरे जैसा काम कर सकती थी वो? क्या मेरे जैसा नाम कमा सकती थी वो? कुछ भी नहीं थी वो। और उसको सब कुछ प्लेट में रख कर दिया और मैं जिसका IQ लेवल 150 प्लस है, मुझे सामने की चीज़ें देखने की काबिल नहीं रखा। वो अब आंखों में नमी लिए अंधेरे में स्क्रीन से बाहर देखते हुए बड़बड़ा रहा था। मुझे बस उस काबिल कर दिया कि मैं बाहर निकला और दुनिया फतह कर लूँ, वो दुनिया जिसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो रुक गया। उसे इमामा पर गुस्सा आ रहा था। 8 साल पहले का वक्त होता तो उसे बच गया था, तब इमामा पर गुस्सा आने पर ही कहा करता था। मगर 8 साल के बाद आज उस ज़बान पर उसके लिए गाली नहीं ला सकता था और इमामा हाशिम के लिए कोई बुरा लफ्ज़ निकालने की जुरात नहीं कर सकता था। सिरात मुस्तकीम पर खुद से बहुत आगे खड़ी उस औरत के लिए कौन ज़बान से बुरा लफ्ज़ निकाल सकता था? अपनी ग्लासेस उतार कर उसने अपनी आंखें मसली। उसके अंदर अंदाज में शिकस्त खुर्दगी थी। पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिरात मुस्तकीम, 8 साल लगे थे मगर तलाश खत्म हो गई थी, जवाब मिल चुका था। वो दोनों एक रेस्तोरां में बैठे हुए थे। रिमशा आज खास तौर पर तैयार होकर आई थी।
وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا، سالار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئی تھی۔ لنچ میری طرف سے، مگر مینیو آپ طے کریں، سالار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، رمشا بے اختیار مسکرائی، پھر وہ مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی اور سالار قرب و جوار میں۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسی دعوت نہیں دی، بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا، مجھے اسی لیے تمہیں یہاں بلانا پڑا، سالار نے کہا۔ رمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد کریں گے، سالار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا، کیا بہتر نہیں کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ رمشا نے قدرے بےتابی سے کہا۔ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد، سالار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ رمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا، وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ لگا۔ پھر سالار نے ویٹر سے کافی منگوا لی۔ میرا خیال ہے بات شروع کرنی چاہیے، رمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، وہ سر جھکائے اپنی کافی پر چمچ ہلا رہا تھا۔ رمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے 2 دن پہلے مجھے بھیجا ہے۔ رمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے جب وہ شام کو اپنی فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بکھی اس کا منتظر تھا۔ وہ ایک ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ رمشا کا بھیجا ہوا تھا۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی، اس کا اظہار ناممکن ہے۔ سالار کارڈ پر لکھے پیغام کو پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساخت رہ گیا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ رمشا اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ سالار نے اگلے 2 دن اس کارڈ کے بارے میں رمشا سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس نے ویکینڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ رمشا کے ساتھ اب ان تمام باتوں کو کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تمہیں کارڈ برا لگا؟ رمشا نے کہا۔ نہیں، پیغام۔ رمشا کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مگر میں صرف سالار میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ سالار نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، رمشا نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہو سکتا ہے پروپوزل تمہیں عجیب لگے، لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہی ہوں، جو کچھ کارڈ میں نے لکھا ہے، میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں۔ سالار نے اسے بات مکمل کرنی دی۔ اب وہ کافی کا چمچ نیچے رکھ رہا تھا۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تھی اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے؟ سالار نے کہا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، مگر بتانے میں کیا حرج ہے؟ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ سالار نے جواباً پوچھا۔ کیونکہ تم مختلف ہو۔ سالار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عام مردوں جیسے نہیں ہو، وقار ہے تم میں، کلچرڈ اور گروموڈ ہو۔ میں ایسا نہیں ہوں، ثابت کرو، رمشا نے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں، مگر نہیں کروں گا، اس نے کافی کا کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہر مرد سالار سکندر سے بہتر ہے۔ کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ میں نہیں مانتی، تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، 1.5 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔ تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ رمشا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس سوسائٹی میں منہ کرتی ہو، وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو، رمشا میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس نے بالآخر خیر دیا۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار رمشا کی رنگت زرد پڑی۔ تم نے کبھی مجھے نہیں بتایا؟ سالار آہستہ سے مسکرایا۔ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی نہیں رہی۔ تم مجھ سے شادی کر رہے ہو؟ دونوں کے درمیان اس بار خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کی وجہ سے میری وہاں شادی نہ ہو سکے، سالار نے کہا۔
भाई तुम्हारी बात समझ नहीं सकी, तुम किसी से मोहब्बत कर रहे हो जानते हुए कि वहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। कुछ ऐसा ही है साला, तुम इतने जज्बाती नहीं हो। एक प्रैक्टिकल आदमी होकर तुम किस तरह की अजीब बात कर रहे हो। रिमशा इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसी। फर्ज किया कि वहाँ तुम्हारी शादी नहीं हुई तो फिर क्या तुम शादी नहीं करोगे? नहीं। रिमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। आई कांट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मगर ऐसा ही है। मैंने अगर शादी का सोचा भी तो 10-15 साल बाद ही सोचूंगा, और 10-15 साल तक ज़रूरी नहीं कि मैं ज़िंदा रहूं। उसने बेहद खुश्क लहजे में कहते वेटर को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैं चाहता हूँ रिमशा कि आज की इस गुफ्तगू के बाद हम दोनों के दरमियान दोबारा कोई ऐसा मसला पैदा नहीं हो। हम अच्छे कुली गए। मैं चाहता हूँ ये ताल्लुक ऐसे ही रहे। मेरे लिए अपना वक्त ज़ाया मत करो। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। वेटर करीब आ गया था। सालार उसका लाया बिल अदा करने लगा। रिमशा सालार का चेहरा देखती रही और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। सालार उस रोज़ किसी काम से लंच ब्रेक के बाद ऑफिस से निकल आया। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक का अज़्ज़ाम देखकर उसने दूर से ही गाड़ी मोड़ ली। वो उस वक्त किसी ट्रैफिक जाम में फंसकर वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता था। गाड़ी को पीछे मोड़कर उसने एक दूसरी सड़क पर टर्न ले लिया। वो सड़क पर थोड़ा ही आगे गया था जब उसने सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक बूढ़ी खातून को बैठे देखा। वो एक हाई रोड थी और उस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। खातून अपने लिबास और चेहरे से किसी बहुत अच्छे घराने की नजर आ रही थी। उसके हाथ में सोने की कुछ चूड़ियां भी नजर आ रही थी और सालार को खदशा हुआ कि इस अकेली सड़क पर वो किसी हादसे का शिकार न हो जाए। उसने गाड़ी उनके करीब ले जाकर रोक दी। खातून की सफ़ेद रंगत इस वक्त सुर्ख थी और वो सांस फुला हुआ था। शायद अपना सांस ठीक करने के लिए सड़क किनारे बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या मसला है? आप यहाँ क्यों बैठी हैं? साला ने अपने सन ग्लासेस उतारते हुए खिड़की से सर निकाल कर पूछा। बेटा मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा। साला उनकी बात पर हैरान हुआ। मेन रोड नहीं थी, एक रिहायशी इलाके की हाई रोड थी और वहाँ रिक्शा मिलने का इम्कान नहीं था। अम्मा जी, यहाँ से तो आपको रिक्शा मिल भी नहीं सकता। आपको जाना कहाँ है? उस खातून ने उसे अंदरून शहर के इलाके का नाम बताया। सालार के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि उन्हें वहाँ छोड़ आता। आप मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको मेन रोड पर छोड़ देता हूँ, वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा। साला ने पिछले दरवाजे का लॉक खोला और फिर अपनी सीट से उतर गया, मगर अम्मा जी उसे खासी मुतामिल नजर आए। वो उनके आदेशों को भांप गया। अम्मा जी, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ, आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि इस सड़क से तो आपको रिक्शा मिलेगा नहीं और इस वक्त सड़क सुनसान है। आपने जेवर पहना हुआ है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है आपको। सालार ने नरमी से उनके अंदेशे दूर करने की कोशिश की। खातून ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए अपनी चूड़ियों को देकर फिर सालार से कहा, लो ये सारा जेवर तो नकली है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। कोई आपसे थोड़ी पूछेगा कि ये जेवर असली है या नकली। सालार ने उनके झूठ का पर्दा रखते हुए कहा। वो अब सोच में पड़ गई। सालार को देर हो रही थी। ठीक है अम्मा जी, आप अगर मुनासिब नहीं। उसने वापस अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए तो अम्मा जी फौरन बोल उठी, नहीं नहीं, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। पहले टांगे टूट रही चल के। वो टांगों पर जोर देते उठने की कोशिश करने लगे। सालार ने उनका बाजू पकड़कर उन्हें उठाया, पिछली सीट का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बिठा दिया। हाई रोड को तेजी से क्रॉस करके मेन रोड पर आ गया। अब वो किसी खाली रिक्शा की तलाश में था, मगर उसे रिक्शा नजर नहीं आया। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए किसी खाली रिक्शे की तलाश में ट्रैफिक पर नजरें दौड़ाने लगा। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? सालार। सालार? उन्होंने जैसे तस्दीक जारी। वो बेख्तियार मुस्कुराया। जिंदगी में पहली बार उसने अपने नाम को बिगड़ते सुना था। तस्दीक का कोई फायदा नहीं था। वो पंजाबी खातून थे और इससे बमुश्किल उर्दू में बात कर रही थी। जी, सालार ने तस्दीक की। ये क्या नाम है, मतलब क्या है इसका? उन्होंने एकदम दिलचस्पी ली। सालार ने उन्हें अपने नाम का मतलब इस बार पंजाबी में समझाया। अम्मा जी को इसके पंजाबी बोलने पर खासी खुशी हुई और अब वो पंजाबी में गुफ्तगू करने लगे। सालार के नाम का मतलब पूछने के बाद उन्होंने कहा, मेरी बड़ी बहू के यहाँ बेटा हुआ है। वो हैरान हुआ। उसे तवक्का नहीं थी कि नाम का मतलब जानने के बाद उनका अगला जुमला ये होगा, जी मुबारक हो। फौरी तौर पर उसे यही सोचा, खैर मुबारक। उन्होंने खासी मुसरत से उसकी मुबारकबाद वसूल की।
मेरी बहू का फ़ोन आया था, पूछ रही थी कि अम्मी आप नाम बताएं, मैं तुम्हारा नाम दे दूं। उसने बैक मिरर से कुछ हैरान होकर उन्हें देखा। दे दी, चलो ये मसला तो हल हुआ। अम्मा जब इत्मीनान से ऐनक उतार कर अपनी बड़ी सी चादर के पल्लव से उसके शीशे साफ करने लगे। सालार को अभी तक कोई रिक्शा नजर नहीं आया था। उम्र कितनी है तुम्हारी? उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहां से तोड़ा था। 30 साल। शादीशुदा हो? सालार सोच में पड़ गया। वो हाँ कहना चाहता था, मगर उसका ख्याल था कि हाँ की सूरत में सवालात का सिलसिला मज़ीद दराज हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही था कि इनकार कर दिए। और उसका यह अंदाज़ा उस दिन की सबसे फौश गलती साबित हुआ। नहीं, शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही, ख्याल नहीं है, उसने झूठ बोला। अच्छा। कुछ देर खामोश रही। सार दुआएं करता रहा कि उसे रिक्शा जल्दी मिल जाए, उसे देर हो रही थी। क्या करते हो तुम? मैं बैंक में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? सालार ने अपना ओहदा बताया। उसे अंदाज़ा था कि अम्मा जी के ऊपर से गुजरेगा, मगर ये सब हक्का बुक्का रहेगा। जब उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, ये अक्सर होता है ना, वो बेख्तियार हंसा। उससे ज़्यादा अच्छी वजाहत कोई उसके काम की नहीं दे सकता था। जी अम्मा जी, अक्सर होता है, महफूज हुआ। कितना पढ़े हो तुम? 16 जमातें। इस बार सालार ने अम्मा जी का फार्मूला इस्तेमाल करके अपनी तालीम को आसान लफ्ज़ों में पेश किया। अम्मा जी का जवाब इस बार भी हैरान कुन था। एक क्या बात हुई? 16 जमातें? MBA किया है? MA इकोनॉमिक्स? सालार ने बेख्तियार पलट कर अम्मा जी को देखा। वो अपने ऐनक के शीशों से उसे घूर रही थी। अम्मा जी, आपको पता है MBA क्या होता है या MA इकोनॉमिक्स क्या होता है? वाकई हैरान था। लो, मुझे नहीं पता होगा। मेरे बड़े बेटे ने पहले MA इकोनॉमिक्स किया, इधर पाकिस्तान से, फिर इंग्लैंड जाकर उसने MBA किया। वो भी बैंक में ही काम करता है, मगर उधर इंग्लैंड में उसी का तो बेटा हुआ है। सालार ने गहरी सांस लेते हुए गर्दन वापस मोड़ ली। तो फिर तुमने बताया नहीं? क्या? सालार को फौरी तौर पर याद नहीं आया कि उन्होंने क्या पूछा था। अपनी तालीम के बारे में। मैंने MBA किया है। कहाँ से? अमेरिका से। अच्छा, माँ बाप है तुम्हारे? जी। कितने बहन भाई? ये सवालात का सिलसिला दराज होता जा रहा था। 5। सालार को कोई जाए फरार नजर नहीं आ रही थी। कितनी बहनें और कितने भाई? 1 बहन और 4 भाई। शादियाँ कितनों की हुई हैं? मेरे अलावा सबकी। तुम सबसे छोटे हो? नहीं, चौथे नंबर पर हूँ, एक भाई छोटा है। सालार को पहली बार अपने सोशल वर्क पर पछतावा होने लगा। उसकी भी शादी हो गई? जी। तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? कोई मोहब्बत का चक्कर तो नहीं? इस बार सालार के पैरों के नीचे से हकीकत में ज़मीन खिसक गई। वो उनकी कियाफा शनासी का कायल होने लगा। अम्मा जी, रिक्शा नहीं मिल रहा, आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं आपको खुद छोड़ आता हूँ। सालार ने उनके सवाल का जवाब गोल कर दिया। देर तो उसे पहले ही हो चुकी थी और रिक्शे का अभी भी कहीं नामो निशान नहीं था, और उस बूढ़ी खातून को कहीं सड़क पर भी खड़ा नहीं कर सकता था। अम्मा जी ने उसे पता बताया। सालार की समझ में नहीं आया। एक चौक में खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल को उसने पता दोहरा कर मदद करने के लिए कहा। कांस्टेबल ने उसे इलाके का रास्ता समझाया। सालार ने दोबारा गाड़ी चलाना शुरू की। तो फिर तुमने मुझे बताया नहीं कि कहीं मोहब्बत का चक्कर तो नहीं था? सालार का दिल चाह कहीं डूब कर मर जाए। वो खातून अभी तक अपना सवाल नहीं भूली थी, जबकि वो सिर्फ इस सवाल के जवाब से बचने के लिए उन्हें घर छोड़ने पर तैयार हुआ था। नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं, इसने इस बार संजीदगी से कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा जी के इस अल्हम्दुलिल्लाह का सिया को सबाक समझ नहीं पाया था और उसने उसका तरद्दुद भी नहीं किया। अम्मा जी अब उसके माँ बाप के बारे में कुरेद कुरेद कर मालूमात हासिल करने की कोशिश फरमा रही थी। सालार वाकई मुसीबत में फंस गया था। सबसे बड़ी गड़बड़ उस वक्त हुई जब वो अम्मा जी के बताए इलाके में पहुंचा और उसने अम्मा जी से मतलूबा गली की तरफ रहनुमाई करने की दरख्वास्त फरमाई, और अम्मा जी ने कमाल इत्मीनान से कहा, अब ये तो मुझे पता है कि इस इलाके में घर है, मगर पता मुझे मालूम नहीं। वो भौंचका रह गया। अम्मा जी, तो घर कैसे पहुंचाऊं मैं आपको? पते के बगैर इस इलाके में आपको कहाँ ड्रॉप करूं? और अपने घर पर लिखा नंबर और नाम बताने लगी। नहीं अम्मा जी, आप मुझे गली का नाम बताएं। वो गली के नाम के बजाय निशानियां बताने लगी। हलवाई की एक दुकान है गली के कोने में, बहुत खुली गली है। परवेज साहब का घर भी है वहीं, जिनके बेटे ने जर्मनी में शादी की पिछले हफ्ते। पहली भी उसकी इधर ही है, हमारे मोहल्ले में। शादी की इत्तला मिलने पर बेचारी ने रो रो कर मोहल्ला सर पर उठा लिया। वो निशानियां बताते बताते कहीं और निकल गई। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। अम्मा जी, आपके शौहर का क्या नाम है? घर के बारे में और गली के बारे में कुछ तफसील से बताएं।
इस तरह तो मैं कभी भी आपको घर ही पहुंचा सकूंगा। उसने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। मैं सईदा अम्मा के नाम से जानी जाती हूँ। मियाँ बेचारे तो 10 साल पहले फौत हो गए। उनको तो लोग भूल भाल गए। और गली का मैं तुम्हें बता रही हूँ, बहुत बड़ी गली है। 3 दिन पहले गटर के 2 ढक्कन लगा कर गई, बिल्कुल नहीं, सीमेंट से जोड़ कर गई। हर माह कोई ना कोई उतार कर ले जाता। बेफिक्री हो गई है। साला ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। अम्मा जी, क्या मैं कहकर लोगों से आपकी गली का पूछूं कि गटर के 2 नए ढक्कनों वाली गली? आप वहाँ कि किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जिसे लोग जानते हो, जो कदरे मारूफ हो। वो मुर्तज़ा साहब, जिनके बेटे मुजफ्फर की टांग टूट गई थी कल सुबह। अम्मा जी, कोई तारुफ नहीं होता, उसकी बात पर बुरा मान गए। लो भला, अब क्या घर में टांग टूटती है किसी न किसी की। सालार चुपचाप गाड़ी से उतर गया। आसपास की दुकानों से उसने सईदा अम्मा के बताए हुए कवाइफ के मुताबिक गली तलाश करना शुरू की, मगर जल्दी उसे पता चल गया कि उन निशानियों के साथ वो कम अज़ कम आज की तारीख में घर नहीं ढूंढ सकता। वो मायूस होकर वापस लौटा। अम्मा जी, घर में फ़ोन है आपके? गाड़ी के अंदर घुसते उसने पूछा। हाँ है। साला ने सुकून का सांस लिया। उसका नंबर बताएं मुझे। साला ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। नंबर का तो मुझे नहीं पता। एक बार फिर धक से रह गया। फ़ोन नंबर भी नहीं पता? उसने शदीद सदमे के आलम में कहा। बेटा, मैंने कौन सा कभी फ़ोन किया? मेरे बेटे खुद कर लेते हैं, रिश्तेदार भी खुद कर लेती हैं, ज़रूरत हो तो बेटी फ़ोन मिला देती है। इधर मॉडल टाउन में किसके पास गई थी? साला को एकदम ख्याल आया। उधर कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे पोते की मिठाई देने गई थी, उन्होंने फ़क्रिया बताया। साला ने सुकून का सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है, उधर ही चलते, वहाँ का पता बताएं। पता तो मुझे नहीं पता। सालार इस बार सदमे से कुछ देर के लिए बोल भी न सका। तो फिर गए कैसे थे आप? बेटा, असल में मैं जहाँ जाना हो हमसाए के बच्चे छोड़ आते, उन्हीं को घर का पता है। पिछले 10 साल से मुझे वही लेकर जा रहे हो, छोड़ आते हैं, फिर वहाँ से बिलाल वगैरह वापस छोड़ जाते हैं। असल में बिलाल वगैरह भी पहले मेरे मोहल्ले में ही रहते थे, यही कोई 10-12 साल पहले उधर गई, इसलिए मेरे पूरे मोहल्ले को उनके घर का पता है। साला ने कुछ नहीं कहा। उसे अब भी उम्मीद थी कि जहाँ से उसने उन खातून को पिक किया है, बिलाल वगैरह का वहीं कहीं होगा। बिलाल वगैरह का घर वहीं कहीं होगा। सईदा अम्मा की गुफ्तगू जारी थी। आज तो ऐसा हुआ कि बिलाल के घर पर कोई था ही नहीं, सिर्फ मुलाजिमा थी। मैं कुछ देर बैठी रही, फिर भी वो लोग नहीं आए, तो मैंने सोचा खुद घर चली जाऊं, और फिर माशाल्लाह तुम मिल गए। अम्मा जी, आप रिक्शे वाले को क्या बताएं? वही जो तुम्हें बताया है। उनकी ज़िहानत पर बाग बाग हो गया। उससे पहले कभी आप इस तरह पता बता कर घर पहुँची हैं? उसने कदरे अफसोस भरे लहजे में गाड़ी रिवर्स करते हुए पूछा। न, कभी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सईदा अम्मा का इत्मीनान काबिल रश्क था। सालार मज़ीद कुछ कहे बगैर गाड़ी सड़क पर ले आया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? सईदा अम्मा ज़्यादा देर चुप नहीं रह सके। जहाँ से मैंने आपको लिया था, घर उसी सड़क पर होगा। आपने कोई टर्न तो नहीं लिया था? सालार ने बैक्यूम मिरर से उन्हें देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने नहीं लिया। सईदा अम्मा ने कदरे उलझे हुए अंदाज में कहा। साला ने उनके लहजे में गौर नहीं किया। उसने इत्मीनान की सांस ली। उसका मतलब था कि उस सड़क पर ही कहीं था, और गलियों की निस्बत कॉलोनी में घर तलाश करना आसान था, वो भी उस सूरत में जब उसे सिर्फ एक सड़क के घर देखने थे। तुम सिगरेट पीते हो? खामोश एकदम टूटी। वो गाड़ी ड्राइव करते करते चौंक गया। मैं? उसने बैकव्यू मिरर में देखा। सईदा माँ भी बैकव्यू मिरर में ही देख रही थी। नहीं, उस सवाल को समझ नहीं सका था। कोई और नशा वगैरह? इस बार सवाल से ज़्यादा उनकी बेतकल्लुफ़ी पर हैरान हुआ था। आप क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे ही। अब इतना लंबा रास्ता मैं खामोश कैसे रहूँगी? उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। आपको क्या लगता मैं करता हूँगा कोई नशा? साला ने जवाबन उनसे पूछा। नहीं, कहाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। तो फिर नहीं करते? उनके अंदाज ने इस बार सालार को महसूस किया। नहीं, उसने मुख्तसरन कहा, और वो सिग्नल पर रुके हुए थे। कोई गर्लफ्रेंड है? सालार को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई। उसने पलटकर सईदा अम्मा को देखते हुए पूछा। आपने क्या पूछा है? मैंने कहा कोई गर्लफ्रेंड है? सईदा अम्मा ने गर्लफ्रेंड पर जोर देते हुए कहा। सालार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपको पता है गर्लफ्रेंड क्या होती है? सईदा अम्मा उसके सवाल पर बुरा मान गई। क्यों भाई, 2 बेटे हैं मेरे, मुझे नहीं पता होगा कि गर्लफ्रेंड क्या होती है? जब उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था तो कहकर भेजा था मेरे शौहर ने कि गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, और फिर महीने में एक बार फ़ोन आता था दोनों का।
सिग्नल खुल गया। सालार मुस्कुराते हुए सीधा हो गया और एक्सीलेटर पर पाँव दबा दिया। सईदा अम्मा ने बात जारी रखी। मैं दोनों से कहती थी कि कसम खाकर बताएं उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई तो नहीं। जब तक शादियाँ नहीं हो गई हर बार फ़ोन पर सबसे पहले दोनों कसम खाकर यही बताया करते थे मुझे। सलाम भी बाद में किया करते थे। वो फ़क्री अंदाज में बताती जा रही थी। बड़े ताबदार बच्चे हैं मेरे, दोनों ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। आपने अपनी पसंद से दोनों की कहीं शादियाँ की हैं? सालार ने पूछा। नहीं, दोनों ने उधर ही अपनी पसंद से शादियाँ की, उन्होंने सादगी से कहा। सालार के हलक से बेख्तियार कहीं कहा निकला। क्या हुआ? सईदा अम्मा ने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं। आपकी बीवी अंग्रेज़ हैं? नहीं, पाकिस्तानी है, मगर वहीं रहती थी, मेरे बेटों के साथ काम करती थी। मगर तुम हंसे क्यों? सईदा अम्मा ने अपना सवाल दोहराया। कोई ख़ास बात नहीं। सईदा अम्मा कुछ देर खामोश रही, फिर उन्होंने कहा, तो तुमने बताया नहीं कि गर्लफ्रेंड? सालार ने बात काट दी। नहीं है सईदा अम्मा, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार फिर इस माशाअल्लाह के सियाह को सबक समझने में नाकाम रहा। घर अपना है? नहीं, किराए का है। कोई मुलाजिम वगैरह है? मुस्तकिल तो नहीं है, मगर सफाई वगैरह के लिए मुलाजिम रखा हुआ है। और एक गाड़ी तो अपनी होगी? जी। और तनख्वाह कितनी है? सालार रवानी से जवाब देते एक बार फिर चौंका। गुफ्तगू किसी नोयत पर जा रही थी। फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया। सईदा अम्मा आप यहाँ अकेली क्यों रही थी? अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाते? सालार ने मौजू बदला। हाँ, मेरा यही इरादा है। पहले तो मेरा दिल नहीं चाहता, मगर अब ये सोचा है कि बेटी की शादी कर लूँ तो फिर बाहर चली जाऊँगी। अकेले रहते रहते तंग आ गई हूँ। सालार अब उस सड़क पर आ गया था जहाँ से उसने सईदा अम्मा को पिक किया था। मैंने आपको यहाँ से लिया था, बताएं उनमें से कौन सा घर है? सालार ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करते हुए दाएं तरफ के घरों पर नजर डाली। नंबर का नहीं पता, घर की तो पहचान होगी आपको। सईदा अम्मा बगौर घरों को देख रही थी। हाँ, घर की पहचान है। वो घर की निशानियाँ बताने लगे जो इतनी मबहम थी जितना उनके घर के अपने घर का पता। वो सड़क के आखिरी सरे पर पहुंच गए। सईदा अम्मा घर नहीं पहचान सकी। सालार बिलाल के वालिद का नाम पूछकर गाड़ी से नीचे उतर गया और बारी बारी दोनों अतराफ के घरों से सईदा अम्मा के बारे में पूछने लगा। आध घंटे बाद वो सड़क पर मौजूद हर घर में जा चुका था। मतलूबा नाम के किसी आदमी का घर वहाँ नहीं था। आपको उनका नाम ठीक से याद है? वो थकार कर सईदा अम्मा के पास आया। हाँ। लो भला, अब मुझे नाम भी पता नहीं होगा? सईदा अम्मा ने बुरा माना। लेकिन इस नाम के किसी आदमी का घर यहाँ नहीं है, नहीं कोई आपके बारे में जानता है। सालार ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठे हुए कहा। हाँ, तो ये साथ वाली सड़क पर देख लो। सईदा अम्मा ने कुछ फासले पर एक और सड़क की तरफ इशारा किया। लेकिन सईदा अम्मा, आपने कहा था कि घर उसी सड़क पर है। सालार ने कहा। मैंने कब कहा था? मुतारज हुए। मैंने आपसे पूछा था कि आपने टर्न तो नहीं लिया? आपने कहा नहीं। सालार ने उन्हें याद कराया। वो तो मैंने कहा था, मगर ये होता क्या है? सालार का दिल डूबा। टर्न? हाँ, यही। आप किसी और सड़क से तो मुड़कर यहाँ नहीं आए? लो, तो इस तरह कहो ना। सईदा अम्मा को तसल्ली हुई। मैं क्यों यहाँ बैठ गई थी? थक गई थी चल चल कर। ये सड़क तो छोटी सी, यहाँ मैं चल कर क्या थक सकती थी? सालार ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो दिन बहुत ख़राब था। किस सड़क से मुड़कर यहाँ आए थे आप? उसने सईदा अम्मा से कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। मेरा ख्याल है वो पहली सड़क को देखती हुई उलझी। ये है, उन्होंने कहा। सालार को यकीन था वो सड़क नहीं होगी, मगर उसने गाड़ी उस सड़क पर मोड़ ली। ये तो तय था कि आज उसका सारा दिन इसी तरह ज़ाया होना था। अगला 1-1.5 घंटा आसपास की मुख्तलिफ सड़कों पर सईदा अम्मा को लेकर फिरता रहा, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं हुई। सईदा अम्मा को घर दूर से शनासा लगता। पास जाने पर कहना शुरू कर देते, ना 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 ना, ये नहीं है। और बिल आखिर कॉलोनी में तलाश छोड़कर उन्हें वापस उसी मोहल्ला में ले आया जहाँ वो पहले उनका घर ढूंढता रहा था। मज़ीद 1 घंटा वहाँ ज़ाया करने के बाद जब वो थक कर वापस गाड़ी के पास आया तो शाम हो चुकी थी। सईदा अम्मा उसके बरक्स इत्मीनान से गाड़ी में बैठी थी। मिला? उन्होंने सालार के अंदर बैठते ही पूछा। नहीं, अब तो रात हो रही है, तलाश बेकार है, पुलिस में रिपोर्ट करवा देता हूँ। आपकी बेटी, आपके मोहल्ले वाले आपके न मिलने पर पुलिस से रब्ता तो करेंगे ही, फिर वो ले जाएंगे आपको। साला ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए तजवीज़ पेश की। चच, आमना बेचारी परेशान हो रही होगी। सईदा अम्मा को अपनी बेटी का ख्याल आया। सालार का दिल चाह उनसे कहे कि उनकी बेटी से ज़्यादा परेशान है, मगर वो खामोशी से ड्राइव करते हुए गाड़ी पुलिस स्टेशन ले आया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगा। सईदा अम्मा भी उठ खड़ी हुई। आप बैठे, आप यहीं रहेंगी।
साला ने उनसे कहा, नहीं, हम उन्हें यहाँ कहाँ रखेंगे, आप उन्हें साथ ले जाएं। हमने किसी से रब्ता किया तो हम उन्हें आपका पता दे देंगे, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन मैंने तो आप उन्हें आपके हवाले कर देना चाहता हूँ। सालार मुतरस हुआ। देखिए बूढ़ी खातून है, अगर कोई रब्ता नहीं करता तो हमसे तो रात कहाँ रहेंगी। ये और कुछ दिन और गुजर गए। पुलिस इंस्पेक्टर कहता गया। सईदा अम्मा ने उसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। नहीं, मुझे इधर नहीं रहना बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मैं इधर कहाँ बैठूंगी आदमियों में। साला ने उन्हें पहली बार घबराते हुए देखा। लेकिन मैं तो अकेला रहता हूँ, कहते कहते रुक गया। फिर उसे फुरकान के घर का ख्याल आया। अच्छा ठीक है चलिए, उसने गहरा सांस लेते हुए कहा। बाहर गाड़ी में आकर उसने मोबाइल पर फुरकान से रब्ता कायम किया। उन्हें फुरकान के यहाँ ठहराना चाहता था। फुरकान अभी हॉस्पिटल में ही था। उसने मोबाइल पर सारी सूरत हाल उससे बताई। नौशीन तो गांव गई हुई है, फुरकान ने उससे बताया, मगर कोई मसला नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उन्हें अपने फ्लैट पर ले जाऊँगा। कौन सी कोई जवान खातून है कि मसला हो जाएगा, तुम ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही महतात हो रहे हो। नहीं, मैं उनके आराम के हवाले से कह रहा था, अकड़ न लगे उन्हें, सालार ने कहा। नहीं लगता यार, पूछ लेना तुम उनसे, वरना फिर किसी साथ वाले फ्लैट में ठहरा देंगे आलम साहब की फैमिली के साथ। अच्छा तुम आओ फिर देखते हैं, सालार ने मोबाइल बंद करते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास ही रह लूंगी, तुम मेरे बेटे के बराबर हो, मुझे एतमाद है तुम पर, सईदा अम्मा ने मुतमईन लहजे में कहा। सालार ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। उसने रास्ते में रुककर एक रेस्टोरेंट से खाना खाया। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था और एकदम उसे एहसास हुआ कि सईदा अम्मा भी दोपहर से उसके साथ कुछ खाए पिए बगैर ही फिर रही है। उससे निदामत का एहसास हुआ। अपने फ्लैट की तरफ जाते उसने रास्ते में एक जगह रुककर सईदा अम्मा के साथ सेब का ताज़ा जूस पिया और ज़िंदगी में पहली बार किसी बूढ़े शख्स के साथ अपना वक्त गुजारा था और उसे एहसास हो रहा था कि काम आसान नहीं था। फ्लैट में पहुंचकर अभी सईदा अम्मा के साथ खाना खा रहा था जब फुरकान आ गया। उसने सईदा अम्मा से खुद ही अपना तारुफ कराया, फिर खाना खाने लगा। चंद मिनटों में ही वो सईदा अम्मा के साथ इतनी बेतकल्लुफ़ी के साथ ठेठ पंजाबी में गुफ्तगू कर रहा था कि सालार को रश्क आने लगा। उसने फुरकान से अच्छी गुफ्तगू करने वाला कभी नहीं देखा था। उसकी गुफ्तगू के अंदाज में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर था कि दूसरा अपना दिल उसके सामने खोल कर रख देने पर मजबूर हो जाता था। इतने सालों से दोस्ती के बावजूद फुरकान की तरह गुफ्तगू करना नहीं सीख सका था। 10 मिनट बाद वो खामोशी से खाना खाने वाले एक सामिया की हैसियत इख्तियार कर चुका था, जबकि फुरकान और सईदा अम्मा मुसलसल गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। सईदा अम्मा ये जान कर के फुरकान डॉक्टर है, इससे तब भी मशवरे लेने में मसरूफ़ थे। खाने के खात्मे तक वो फुरकान को मजबूर कर चुके थे कि अपना मेडिकल बॉक्स लाकर उनका चेकअप करे। फुरकान ने उन्हें ये नहीं बताया कि वो इनकोलॉजिस्ट था। वो बड़ी तहम्मुल मिजाजी से अपना बैग ले आया। उसने सईदा अम्मा का ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर स्टेथोस्कोप से उनके दिल की रफ्तार को मापा और आखिर में नब्ज़ चेक करने के बाद उन्हें यकीन दिलाया कि वो बेहद तंदुरुस्त हालत में हैं और ब्लड प्रेशर या दिल की कोई बीमारी उन्हें नहीं है। सईदा अम्मा एकदम बेहद हशाश बशाश नज़र आने लगी। सालार उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनते हुए किचन में बर्तन धो रहा था। वो दोनों लॉन्च के सोफे पर बैठे हुए थे। फिर उसी दौरान उसने फ़ोन की घंटी सुनी। फुरकान ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ डॉक्टर सब तली थे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा, सालार ने पुलिस स्टेशन में किसी सईदा नाम की खातून के बारे में इतला दी थी। फुरकान हैरान हुआ। जी वो यहीं है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर सब ताली ने बेख्तियार कहा। हाँ वो मेरे अजीज़ा हैं, हम उन्हें तलाश कर रहे थे चंद घंटों से। पुलिस से रब्ता किया तो सालार का नाम और नंबर दे दिया उन्होंने। फुरकान ने उन्हें सईदा अम्मा के बारे में बताया, फिर सईदा अम्मा की बात फ़ोन पर उनसे कराई। सालार भी बाहर लॉन्च में आ गया। सईदा अम्मा फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। डॉक्टर साहब की अजीज़ा हैं, फुरकान ने धीमी आवाज़ में उसके करीब आकर कहा। डॉक्टर सब्ताली साहब की? सालार हैरान हुआ। हाँ उन्हीं की। सालार ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। भाई साहब कह रहे तुमसे बात कराने को, सईदा अम्मा ने फुरकान से कहा। फुरकान तेज़ी से उनकी तरफ बड़ा रिसीवर लेकर कागज़ पर कुछ नोट करने लगा। डॉक्टर सब तालीम से एड्रेस लिखवा रहे थे। सईदा अम्मा ने कदरी हैरानी से लॉन्च के दरवाजे में खड़े सालार को देखा। तुम क्या कर रहे हो? उनकी नज़रें सालार के एप्रन पर जमी थी। वो कुछ शर्मिंदा हो गए। मैं बर्तन धो रहा था। सालार वापस किचन में आया और उसने एप्रन उतार दिया। वैसे भी बर्तन वो तकरीबन धो चुका था। सालार आओ फिर उन्हें छोड़ आते हैं। उसे अपने अकब में फुरकान की आवाज़ आई।
एक काम बाद में कर लेना, तुम गाड़ी की चाबी ले आओ, मैं हाथ धोकर आता हूँ, सालार ने कहा। अगले 10 मिनट में उस नीचे सालार की गाड़ी में थी। फुरकान अगली सीट पर था और उसके बावजूद पिछली सीट पर बैठी सईदा अम्मा से गुफ्तगू में मसरूफ था। साथ साथ उस सालार को रास्ते के बारे में हिदायत भी देता जा रहा था। बहुत तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करते हुए 20 मिनट मतलूबा मोहल्ले और गली में थी। बड़ी गली में गाड़ी खड़ी करने के बाद वो दोनों उन्हें अंदर गली में उनके घर तक छोड़ने गए। सईदा अम्मा को अब रहनुमाई की जरूरत नहीं थी, वो अपनी गली को पहचानती थी। वो फकरी अंदाज में कुछ जताते हुए सालार को बताती गई। हलवाई की दुकान, गटर के सीमेंट वाले ढक्कन, परवेज साहब का घर। जी, सालार मुस्कुराते हुए सर हिलाता रहा। उसने उनको ये नहीं बताया कि उनकी बताई हुई सारी निशानियां सही थी, सिर्फ वो उसे एक गलत इलाके में ले गई थी। आमना बेचारी परेशान हो रही होगी। उन्होंने सुर्ख ईंट की बनी हुई हवेली नुमा 2 मंजिला मकान के सामने रुकते हुए 275 दफ़ा कहा। फुरकान ने आगे बढ़कर बेल बजाई। सालार कदरे सताइशी अंदाज में हवेली पर नज़र दौड़ाता रहा। वो यकीनन काफ़ी पुरानी हवेली थी, मगर मुसलसल देखभाल की वजह से इस गली में सबसे बावकार लग रही थी। तुम लोगों को अब मैंने चाय पिए बगैर नहीं जाने देना, सईदा अम्मा ने कहा। मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई, ख़ास तौर पर सालार को। बच्चा मुझे सारा दिन लिए फिरता रहा। सईदा अम्मा ने सालार के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा। कोई बात नहीं सईदा अम्मा, चाय हम फिर कभी पियेंगे, आज हमें देर हो रही है। हाँ सईदा अम्मा, आज चाय नहीं पियेंगे, कभी आकर आपके पास खाना खाएंगे, फुरकान ने भी जल्दी से कहा। देख लेना, ऐसा ना हो कि याद ही न रहे तुम्हें। लें, भला खाना कैसे भूलेंगे हम, वो जो आप पालक गोश्त की तरकीब बता रही थी वही बनाकर खिलाएगा। फुरकान ने कहा। अंदर से कदमों की आवाज़ आ रही थी। सईदा अम्मा की बेटी दरवाज़ा खोलने आ रही थी और उसने दरवाजे से कुछ फासले पर ही सईदा अम्मा और फुरकान की आवाज़ें सुन ली थी, इसलिए उसने कुछ भी पूछे बगैर दरवाज़ा का बोल्ट अंदर से उतारते हुए दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया। अच्छा सईदा अम्मा, खुदा हाफिज़, फुरकान ने सईदा अम्मा को दरवाजे की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देख कर कहा। सालार उससे पहले ही पलट चुका था।